अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल पीडीएम का इजलास होगा, उससे पहले आज शहबाज शरीफ की नून लीग के वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात हुई और पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से उन्होंने कहा कि जो फैसला होगा वो कल के इजलास में होगा और पॉलिसी नून लीग की होगी। अपना जो ख्यालात थे वो उन्होंने इस हवाले से नहीं बताए। मुसलसल इतलात आ रही हैं कि नून लीग में इस वक्त तकसीम है। पार्टी को शहबाज शरीफ आगे लेकर चलना चाहते हैं, मुकम्मल कंट्रोल के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं और इस वक्त मसाइल मौजूद हैं। और जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नवाज शरीफ को मुदाखलत करनी चाहिए और पार्टी की एक क्लियर पॉलिसी 2023 के इलेक्शन के लिए होनी चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर कह चुके हैं कि पार्टी में बयानी के हवाले से कन्फ्यूजन है, नवाज शरीफ इंटरवीन करें। जबकि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए मुझे नवाज शरीफ के पांव भी पकड़ने पड़े तो मैं ये करूँगा। कश्मीर है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपका अफगानिस्तान है, आपने इन तमाम इश्यूज़ को आपने अपने लेकर चलना है। तो जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बामी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल है, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। जब मैं इंशाल्लाह जाऊँगा अपने इलाज और चेकअप के लिए तो मेरी उनसे यकीनन गुफ्तगू होगी। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लीडर हैं, वो मेरे वालिद की जगह हैं। लेकिन इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आगे बढ़कर वो उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी वो एनर्जी और वो कमिटमेंट दिखाएंगे, बशर्ते कि देयर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मुझे उनके पाँव में पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। आई एम अ फर्स्ट पाकिस्तानी एंड देन एनीथिंग एल्स। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज की सियासत पर बात करते हुए कहा कि मरीम नवाज को यह हक हासिल है कि वो अपनी सियासत करें। साथ ही कहा कि उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मरीम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे और टाइम इज़ ऑन हर साइड, टाइम इज़ ऑन हमदा साइड। उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उनके वालिद बैठे हैं, वो स्टेट्समैन, वो ग्रूम करेंगे। मैं एक चाचा के हैसियत से जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है, सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। दोनों तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इख्तलाफ राय ज़रूर है, इख्तलाफ कोई नहीं है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि जो मुफाहमत की सियासत है उसकी वजह से हमारे मामलात बेहतर नहीं हुए, उसकी वजह से हम बाई इलेक्शंस नहीं जीते, उसकी वजह से रवैया आगे से नरम नहीं हुआ है, बल्कि जो बयानियाँ हैं उसी की वजह से हुआ है। हमारे साथ सीनियर साथी और तजियाकार हामिद मीर साहब और फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को मुदाखलत की ज़रूरत है? नून लीग में तकसीम है और पार्टी को एक सिमत में करने की ज़रूरत है या कोई ऐसे मामलात नहीं है? शाहजेब भाई, पिछले 2-3 दिन में बड़ी इस पर बहस हो रही है। तो इन मामलात पर मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, आज राना तनवीर साहब से भी बात हुई, वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और भी मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग मौजूद थे। मरीम नवाज साहबा से भी इस पे बातचीत हुई है। देखिए, और शायद हकान अब्बासी साहब से तो बहुत तफसील से बात हुई। देखिए, जो आज मौलाना फजलुर रहमान के पहलू में खड़े होकर बात की है ना, आज जो मौलाना फजलुर रहमान के पहलू में खड़े होकर बातें की है ना शहबाज शरीफ साहब ने, वो बड़ी अहम है। और उसमें खास तौर पर जो उन्होंने कहा है कि शायद हकान अब्बासी साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया है कि पीडीएम की क्या पॉलिसी और मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी, और जो शायद हकान अब्बासी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के पहलू में खड़े होकर बातें की हैं, कुछ बातें उन्होंने कल की हैं, कल मेरे साथ भी उनकी बात हुई थी। लेकिन इसमें जो वो बात एक नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कर रहे हैं ना, कि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर मैं नवाज शरीफ के पास जाऊंगा, तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जो कश्मीर पर और अफगानिस्तान पर और कुछ दीगर मामलात पर उनसे जो करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब उस पर नहीं मानेंगे। ये एक शहबाज शरीफ साहब अभी से कोशिश नहीं कर रहे, बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी बात नहीं मानते। कुछ बातें उनकी मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। मेरा ख्याल है कि ये जो टर्म इस्तेमाल की है ना एक खास शहबाज शरीफ ने, नेशनल इंटरेस्ट, तो ये नेशनल इंटरेस्ट तो कोई चीज नहीं होती, पब्लिक इंटरेस्ट असल चीज होती है। तो ये गलती की है शहबाज शरीफ साहब ने। जब नेशनल इंटरेस्ट की बात की तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे और इस पर
शहबाज शरीफ साहब बार बार ये वजाहत करते हैं कि आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा, लिहाजा नवाज शरीफ साहब जब भी आखिरी फैसला करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब ने उस फैसले के सामने सर झुकाना है। वैसे मैंने अपना तजिया उनके सामने पेश कर दिया था शहबाज शरीफ साहब के सामने। मैंने कहा देखें आप इतने अरसे से मुफाहमत की बातें कर रहे हैं और अभी ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत में भी 2 दफा आप गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आपका जो मुफाहमत का नैरेटिव है उसको खुद आपके दोस्तों ने जो आपको नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर बहुत सी चीजें आपसे करवाना चाहते हैं, उन्होंने आपको खुद ही फेल कर दिया हुआ है। तो जब उन्होंने फेल कर दिया तो किस चक्कर में पड़े हुए हैं आप? फाद हुसैन साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चाह रहे हैं कि जी पार्टी अगर मैंने चलानी है तो फिर मुझे चलाने दी जाए, उसमें मुदाखलत ना हो, और दूसरा वो लोग जो कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए के और मुजाहिमत के हामी हैं वो भी चाह रहे हैं कि जी 2023 के इलेक्शन में अब हमारी एक सिमत होनी चाहिए, कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए, शहबाज शरीफ लीड करें, कन्फ्रंटेशन अब ना हो, मामला तय करके आगे बढ़े और इलेक्शन पर फोकस करें। देखिए शाहजेब साहब, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो ये बयानिए की हम बात करते हैं कि PMLN में 2 बयानिए हैं, ये बात को ढकी छुपी तो है नहीं और ये आज तो शुरू हुए नहीं, कई बहुत अरसे से हैं। लेकिन जिस तरीके से इन 2 बयानियों की बुनियाद पे सियासत हो रही थी 2018 के इलेक्शन से पहले और उसके फौरन बाद, उसमें और अब के वक्त में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और अब ये जो 2 बयानिए हैं इनको हमने तोलना है अगले इलेक्शन के तराजू में। यानी अहम अब ये नहीं है कि वो कौन सा बयानिया नजरियाती तौर पर बेहतर है या लॉन्ग टर्म जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए बेहतर है। अब 2 साल, 2.25 साल रह गए इलेक्शन में। इस वक्त PMLN को भी अंदाजा हो रहा है कि ये बयानियों का खेल जो है वो उसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2023 में आपने इलेक्शन जीतना है। चुनाचे अगर आप रिवर्स इंजीनियर करें इस ऑब्जेक्टिव को, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 बयानिए हैं इनमें से कौन सा बयानिया PMLN को 2023 में अब इलेक्शन की विक्ट्री के करीब लेके जा सकता है। असल कहानी ये है। और शहबाज साहब जो हैं, जो अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं और जो बार बार वो ये कहते हैं कि मैंने अपने भाई से बात करनी है और मैं उनके पाँव भी पकड़ूंगा, मेरे ख्याल में उनका जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट है, जो उनकी मंतक है, वो यही है कि अगर आप मेरा वाला बयानिया जो है वो अपनाते हैं और जमात अपनाती है तो हमारी रोड टू पावर आसान हो जाएगी। अगर हमारा मुजाहिमती बयानिया रहा तो 2023 के इलेक्शन में हमें वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें शायद उस तरीके की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल पाए। बाकी रही उन दोनों बयानियों की अफादियत, तो वो लॉन्ग टर्म इशू, लॉन्ग टर्म में वो देखा जा सकता है कि पार्टी जो है वो कहां जाती है। लेकिन फिलहाल हदफ 2023 है और इस नैरो ऑब्जेक्टिव को लेकर मेरा ख्याल है शहबाज साहब आगे चल रहे हैं। हामिद मीर साहब, क्या नवाज शरीफ साहब क्या मुकम्मल खामोश हैं? क्योंकि राना तनवीर साहब ने तो मीडिया पे आके चले कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब को इंटरवीन करके बताना चाहिए जो पार्टी की सिमत होगी इस हवाले से, मगर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं, कोई 2 रहनुमा ऐसे जिनसे मेरी ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई, वो ये चाहते हैं कि जी कन्फ्यूजन के साथ हम नहीं इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस सिमत में पार्टी होगी। ये नहीं हो सकता कि कैंप बने हों फिर बयानिए की लड़ाई चल रही हो। तो ये है कि नवाज शरीफ साहब इंटरवीन नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी 2023 के इलेक्शन में, शहबाज शरीफ साहब की सूरत में या मरियम नवाज साहिबा की सूरत में। देखिए नवाज शरीफ साहब अब इंटरव्यू क्या करें, वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी पॉलिसी का सबको पता है। लेकिन देखें शाहजेब साहब, मैं थोड़ा खुल के बात कर दूं आपके साथ। कश्मीर पर जो काम इमरान खान ही कर पाए, एक दिन तजारत खोलने का फैसला करते हैं इंडिया के साथ, विद इन 24 आवर बंद कर देते हैं, तो क्या ये काम शहबाज शरीफ साहब कर सकेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब इस पर मान जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो मानेंगे। इसलिए मैं फिर बार बार यही बात कर रहा हूं कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट और मुफाहमत के नाम पर जो एक नई कहानी शुरू की गई है, ये बहुत पहले भी कई दफा हो चुकी है। ये पहले भी शहबाज साहब जो है वो नहीं कर सके कन्विंस अपनी पार्टी को, अब दोबारा वो कोशिश करके देख ले। लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि आखिरी फैसला नवाज शरीफ का। दूसरी बात कि ये इस वक्त पाकिस्तान में और खास तौर पे इस्लामाबाद में और गिरदोनवा में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ आप पीपल्स पार्टी के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि PTM में वापस आएगी नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने भी देख लिया ना मुफाहमत करके, बाप पार्टी के वोट लेकर उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को अपना सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बना लिया। रात को मैं काफी देर तक यूसुफ गिलानी साहब के साथ बैठा हुआ था, और भी पीपल्स पार्टी के लोग थे, राजा परवेज अशरफ साहब भी थे। आज दोपहर को मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि पिछले 3-4 दिन से आसिफ जरदारी साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं।
ये मिला है पीपल्स पार्टी को मुफाहमत की पॉलिसी के एवज के जरदारी साहब को अब कहा जा रहा है जी इलाज कराने के बहाने पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। पहले नवाज शरीफ साहब को फोर्स किया गया, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो अस्पताल में जाके उनकी मिन्नतें करते थे कि आप प्लीज अपनी जान बचाने की फिक्र करें, आप पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर चले गए तो अब हुकूमत कहती है जी ये भाग गया है, ये मफरूर है, ये पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आता। अब वही स्टोरी जो है रिपीट की जा रही है कि जरदारी साहब को कहा जा रहा है आपकी तबीयत खराब है, आप बाहर चले जाएं। जब वो बाहर चले जाएंगे फिर उनके पीछे लग जाएंगे कि भाग गया भाग गया भाग गया, और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जरदारी साहब जो है उन्होंने इनकार कर दिया है बाहर जाने से। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनके रास्ते जुदा हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको कुछ जो अक्लो फहम से आरी लोग हैं उनकी पॉलिसी की वजह से ये दोनों पार्टियां बजट के बाद फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, क्योंकि दोनों को मार मार कर फोर्स किया जा रहा है कि माइनस नवाज शरीफ, माइनस आसिफ जरदारी, और एक तीसरा माइनस भी करने की कोशिश की जा रही है। वो थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे इसमें ये एक अहम सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है, मगर मैंने एक ब्रेक शामिल करना है। मैं फाउद हुसैन साहब और हामिद मीर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा एक ब्रेक के बाद। हम कोशिश कर, राना सनोल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। हामिद मीर साहब, फाउद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। फाउद हुसैन साहब, अगर इन दोनों ने साथ ही रहना है तो अब शहबाज शरीफ साहब तो बड़े वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन को साथ लेकर हुकूमत के ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ। तो पीडीएम तो बनी थी कि जी पार्लियामेंट से इस्तीफे दो, इस हुकूमत को गिराओ, सड़कों पर आओ। तो पीडीएम इनफेक्टिव नहीं हो गई, उसका असर खत्म वैसे ही नहीं हो जाएगा आगे जाके पीपल्स पार्टी हो ना हो, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके पार्लियामेंट के अंदर ही ऑपोजिशन कर रहे होंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब साहब। मेरे ख्याल में पीडीएम का फ्यूचर जो है वो को ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि उसकी जो बुनियादी वजह थी जिसलिए वो बना था, वो वजह जो है वो अब बहुत हद तक इररेलेवेंट होती जा रही है। इसलिए नहीं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उस वजह को जो है वो ट्रांसलेट करना एक्शन में वो ख़त्म होता जा रहा है। चुनाचे पीडीएम, मुझे ही लगता है कि पीडीएम का जो उरूज था वो हमने देख लिया। उसके बाद जो डिसएग्रीमेंट्स हुए वो हो गए। अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि पार्लियामेंट में ये दोनों जमातें जो हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये कुछ हद तक आपस में कोऑपरेट कर लें। लेकिन असल इशू मेरे ख्याल में अब पीडीएम नहीं है शाहजेब साहब। असल इशू है ये कि तब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये अंदाजा हो गया है कि अब उनकी सियासत जो है वो अगले इलेक्शन के लिए है। उस इलेक्शन तक कैसे पहुंचना है, उस इलेक्शन की दौड़ में अगर उन्हें पीडीएम की अफादियत का एहसास होता है किसी तरीके से तो वो फाल हो जाएगी, अगर नहीं होता तो नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस वक्त असल इशू ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए इन दोनों जमातों ने क्या करना है। और खासतौर पर नून लीग के हवाले से जो आप पहले बात कर रहे थे, देखिए नून लीग में के अंदर जो डिस्कशन है उसमें यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि वो 2018 में जो कुछ उनके साथ हुआ वो ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि 2023 में भी वो हो, क्योंकि उस जमात को अच्छी तरह मालूम है कि अगर उन्हें एक और टर्म ऑपोजिशन में बैठना पड़ गया तो उनके लिए सियासत इतनी आसान नहीं होगी। चुनाचे इस वक्त ये जो मुख्तलिफ बयानियों की बात हो रही है, ये अल्टीमेटली आके यहीं पे रुकेगी कि कौन सा बयानिया हमें जो है वो 2023 में जीत दिला सकता है। ये बात भी उस पार्टी के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि जहां पे लोगों को, वर्कर्स को, वोटर्स को मोबिलाइज करने का टाइम आता है तो वो सिर्फ मरियम साहिबा से बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने का जो ऑब्जेक्टिव है अगले इलेक्शन के लिए, वो शहबाज शरीफ साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो यानी ये एक या दूसरे की बात नहीं है, ये दोनों की बात है। लेकिन उन दोनों को साथ जोड़े कौन, यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब का रोल आता है। हामिद मीर साहब, अब पीडीएम में एक डेडलॉक है। मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी साहब ने पोजीशन ली है, मौलाना ने भी ली है कि जी आप शो कॉज का जवाब दें। पीपल्स पार्टी ने एक पोजीशन ली है कि जी आप शो कॉज पे माफ़ी मांगे, और मैंने फाड़ के फेंक दिया था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा। तो जो वापसी है, जो कोई एक भी पीछे जाएगा तो एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। तो पीडीएम इफेक्टिवली खत्म ही नहीं हो गई है, अब ये पार्लियामेंट के अंदर ही होगा जो कुछ भी होगा, और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर करेंगे जो भी करेंगे। शाहजेब साहब, ये जो बड़े बड़े लीडर टीवी पर जो बातें करते हैं, इंटरव्यूज में जो बातें करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सवालों के जवाब में जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, माजरत के साथ अर्ज़ है कि इस पे ना जाया करें। देखें, कल और आज दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रात को बड़े फख्र से मुझे बता रहे थे कि जनाब आज हमने 2 इश्यूज पर
गवर्नमेंट को डिफीट किया है। आज सब सेनेट में अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई, हमने 2 इश्यूज पे गवर्नमेंट को डिफीट कर दिया। और उसमें एक इशू तो ऐसा था कि उसमें जो सरकारी बेंचों पे लोग थे वो भी इनके साथ मिल गए। आज मैंने खुद देखा, मैं खुद कौमी असम्बली में मौजूद था कि पीपल्स पार्टी के 2 अरकान जो है उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया, और उसके बाद जब गिनती शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये सब पार्टियां जो है ये पीडीएम की कंपोनेंट पार्टियां, ये सब इकट्ठे होकर बाहर आ गए। और फिर मैं बाहर इनको बारी बारी पूछ रहा था, यार आप तो पीडीएम में आपस में लड़े हुए हैं, यहाँ पे आप इकट्ठे बाइकआउट कर गए हैं, बाहर आ गए हैं, सेनेट में आप मिलकर गवर्नमेंट का बिल डिफीट कर रहे हैं। सारे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो देखिए ये बड़ी इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। असल बात ये मीडिया के सामने नहीं बताते, और इसीलिए हमारे अक्सर जो तज्जिए होते हैं वो इनके जो ज़ाहिरी बयानात हैं ये उसकी बुनियाद पर हम अपने तज्जिए करते हैं, और अक्सर तज्जिए गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन अंदर बंद कमरों में ये कुछ और बातें करते हैं। और इनकी जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई किस पे शुरू हुई थी? इस्तीफे देने पे। अब मुस्लिम लीग नून इस्तीफों की बात ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? कहानी कुछ और है। इनको कहा गया इस्तीफे दे दो, पीपल्स पार्टी को कहा गया तहरीक बात की तैयारी करो, और इसी पे इनको लड़ा दिया गया। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, आपस में नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। आपको ये कहा था, हमें ये कहा था, अच्छा असल कहानी तो ये है कि ये तो हमें लड़ा दिया इन्होंने, और फजलुर रहमान साहब को कुछ और कहा था। तो ये अब आपस में ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं ना, सरबराही इजलास हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो रहे कि जनाब पीपल्स पार्टी को वापस लाना। वहां पर वो नोट्स एक्सचेंज करते, अच्छा आपको क्या कहा था, अच्छा हमें ये कहा था, उसको ये कहा था। नोट्स एक्सचेंज करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर रहे हैं। मंगल तक या बुध तक, यानी कि अगले 3 या 4 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा मंगल तक सूरत हाल आपको पता चल जाएगी। साहब फाउजी साहब, फिलहाल जब सिचुएशन को आप रीड करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि नून लीग में भी आपस में इस वक्त कंफ्यूजन है, पीडीएम में भी आपस में इख्तलाफात हैं, और इफेक्टिवली लगता है कि उसको अपना असर खो बैठी है। तो फिर हुकूमत के लिए तो सुकून है, हुकूमत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है अपोजिशन से? देखिए बज़ाहिर तो यही लगता है, क्योंकि जो उनको खतरा था, 2 तरह के खतरात थे उनको शाहज़ेब साहब। पहला तो उनको खतरा तब हुआ था जब पीडीएम की मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे मुल्क में फैलती जा रही थी, और उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा था। और ये खतरा था कि ये रेजिग्नेशन अगर हो गई और लॉन्ग मार्च अगर हो गई तो उसके बाद मामला जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, खास तौर पर सेंटर में पूरा निज़ाम जो है वो लड़खड़ा सकता है। वो खतरा तो खत्म हो गया। चुनांचे पीडीएम से जो फौरी तौर पर जो एक खतरे की घंटी बज रही थी वो भी अब बजना बंद हो गई है। दूसरा खतरा था कि अगर ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाते हैं और इनमें ये इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है, और ये किसी तरीके से उस तरह का माहौल बना लेते हैं कि पंजाब में कोई तब्दीली आ जाए, तो उससे भी हुकूमत जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसका जो तमाम तर जो इक्विलिब्रियम था वो इम्बैलेंस हो जाना था। अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत गिर जाती तो सेंटर के लिए निहायत शदीद मुश्किलात हो जाती। लेकिन अब हमें यह नजर आ रहा है कि वो भी फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा इस वक्त, क्योंकि पीएमएलएन के एक स्कूल ऑफ थॉट ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो पंजाब में कोई चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब शहबाज साहब और उनके जो हामी हैं शायद वो कुछ हद तक ओपन है कि अगर बात बने तो पंजाब में तब्दीली हो, लेकिन ये फैसला भी अभी तक नहीं हुआ हुआ। चुनाचे जब जितना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन लड़ रहे हैं, तमाम तर खतरात हुकूमत के ऊपर खत्म होते जा रहे हैं, और हुकूमत को ये टाइम भी मिल रहा है और ये स्पेस भी मिल रही है कि वो अगले इलेक्शन के लिए अपनी गवर्नेंस पर फोकस करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उनसे अब सवाल करेंगे हम ब्रेक के बाद कि कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब को जाकर पांव पकड़ने पड़ेंगे नवाज शरीफ साहब के। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज भी जो मुलाकात हुई और उसके बाद मीडिया टॉक हुई, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर 2 टोक बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने। उस हवाले से भी सवाल करेंगे, और अहम सवाल जो हम ब्रेक से पहले छोड़ गए थे वो राना सनाउल्लाह साहब से मालूम करते। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, कौन सा ऐसा नेशनल इंटरेस्ट है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ के पांव पकड़ने पड़ेंगे? उन्हें मनाने के लिए वो उनसे व्हाट्सएप पे नहीं बात कर सकते, स्काइप पे नहीं कह सकते, सिग्नल पे नहीं कह सकते, जाके पांव पकड़ के ही मनाना पड़ेगा? क्या ऐसी बात है? देखिए, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है तो जब भी कभी वीडियो लिंक पे मीटिंग हुई है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर बात कहते भी रहे हैं और करते भी रहे हैं, और डिस्कशन जो है वो भी होती रही है। बाकी जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो नेशनल इंटरेस्ट तो एक ही है, और वो है इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन।
वो है सिविलियन बालादस्ती, वो है कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, वो है कि हर अदारा समेत पार्लियामेंट के वो अपनी आइनी हदूद में रह के काम करे। इससे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है कोई नहीं, और इससे किसी को जो है वो इनहराफ नहीं है, और यही नेशनल इंटरेस्ट है। मगर साहब, शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाके नवाज शरीफ साहब के पांव पकड़ के इस चीज़ पे थोड़ी मनाना पड़ेगा कि भाईजान प्लीज़ फ्री इलेक्शन के लिए मान जाए, प्लीज़ सिविल बालादस्ती के लिए मान जाए। उसके लिए तो उन्हें पाकिस्तान में रह के कहीं और जाना पड़ेगा ना, लंदन जाके किस बात पे मनाना है? नहीं, देखिए इसमें मामला ये है कि जहाँ तक इस बात को वजह तनाज़े बनाया जाता है कि जी मुफाहमत या मुज़ाहमत, देखें ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत ये हसूल मकसद के ज़रिए हैं, यानी बज़ाते ही मकसद नहीं है, ना मुज़ाहमत मकसद है ना मुफाहमत मकसद है। मकसद जो है वो फ्री फेयर जो है वो इलेक्शन है, वो सिविलियन बालादस्ती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम अदारे जो है वो अपनी हदूद के तयन के मुताबिक जो है वो काम करें। तो इस मकसद के लिए किसी वक्त जो है वो एक चीज़ जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो सकती है, किसी वक्त जो है वो दूसरी चीज़ जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट हो सकती है। तो इसके ऊपर जो है वो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहता है, और जो अब फ्यूचर है जिसमें यानी अगर बहुत भी आप अगर लें तो ये साल 1.5 साल जो है अगला इसमें मगर राना साहब, आपके पार्टी के कुछ भी हो सकता है कि ये मामला इसी तरह से चलें। राना साहब, ज़ाहिर मीडिया पर आप लोगों का है कि जी कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ राय ज़रूर है, इख्तिलाफ कोई नहीं है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, मगर हमारी बड़ी सीनियर रहनुमाओं से बात हुई है ज़ाती तौर पर। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कंसर्न है, और उनका ये कंसर्न इसलिए है कि जी कन्फ्यूजन दूर करें। और राना तनवीर साहब ने तो मीडिया पर आकर कह दिया, बस 2 रहनुमाओं से ज़ाती तौर पर मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये कंसर्न इसलिए कि 2023 का इलेक्शन हम इस कन्फ्यूजन के साथ नहीं लड़ सकते, हमारा सपोर्टर और वोटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ साहब को इंटरवीन करके एक सिमत में पार्टी को डालना पड़ेगा, बता दें कि कैसे आगे बढ़ना है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर अगला वज़ीर आज़म बनना है, उन्होंने पार्टी को लीड करना है तो उन्हीं की चलेगी, तो ये बता दें, वरना कुछ और बता दें, मगर बता दें इंटरवीन करके। इस वक्त कन्फ्यूजन है। नहीं, देखिए इस बात का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, यानी कि किसने वज़ीर आज़म बनना है या किसने वज़ीर आज़म नहीं बनना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो पार्लिमानी पार्टी जो इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में हम अक्सरियत हासिल करेंगे, तो वो जब अक्सरियत में पार्लिमानी पार्टी जो है वो बैठी होगी, वो सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है वो हस्बे साबक पास करेगी कि कायदे ईवान का जो है वो फ़ैसला जो है वो पार्टी लीडर करें, और वो मियां नवाज शरीफ को इख्तियार मिलेगा, वो जिसके हक़ में भी फ़ैसला कर देंगे, वो अपने हक़ में कर लें या किसी और के हक़ में कर लें या मियां शहबाज शरीफ साहब के हक़ में कर लें, तो इसमें तो किसी को कोई जो है वो इनकार नहीं होगा। मसला यही है कि ये फैसले नहीं है कुछ कर दिए जाएं कि किस तरीके से, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की चलेगी, मीटिंग भी वही करेंगे, पार्टी का बयानिया और बयानात भी वही देंगे, और अगले इलेक्शन तक भी वही जाएंगे, और फिर इलेक्शन अगर नून लीग जीतेगी तो वज़ीर आज़म भी वो बनेंगे। ये तमाम बातें बाकायदा तौर पर क्लियर की जाएंगी, तभी पार्टी में क्लियर मैसेजिंग होगी। अभी बड़ी कंफ्यूजन है, और अगले इलेक्शन के बाद ओहदे से लेकर इलेक्शन से पहले के मामलों पर बहुत कंफ्यूजन। देखें शाहजेब, ये आप फिर कोई अगर कन्फ्यूजन के साथ किसी को इतना प्यार है कि उसने कन्फ्यूजन को ही जो है वो हर वक्त डिस्कस करना है और इसी के ऊपर जो है वो बहस करनी, तो ये उसकी मर्ज़ी है। बाकी मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो जो भी पार्टी मीटिंग्स होंगी उनको वो प्रिजाइड करेंगे, वहाँ पे जो भी इशू होगा उनके साथ जो है वो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वहाँ पे डिस्कस करेगी, वहाँ पे इख्तलाफ राय भी होगा, वहाँ पे इख्तलाफी नुक्ता नज़र भी होगा। उसके बाद एक फ़ैसला होगा, उस फैसले की अप्रूवल जो है वो पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से हासिल की जाएगी, और उसके बाद वो फ़ाइनल होगा, उसमें कत्तन किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसी तरह से पहले भी होता आ रहा है और इसी तरह से आगे भी होगा, तो इसलिए ना कोई कन्फ्यूजन रहेगी और ना ही कोई ये जो है कि जी एक ये बयानिया है एक दूसरा वो बयानिया है। इसमें इस तरह से जो है वो फ़ैसले होते आ रहे हैं और इसी तरह से फ़ैसले होंगे। लेकिन एक फ़ैसले के होने में जब एक चीज़ डिस्कस हो रही है, उसके ऊपर इख्तलाफ राय भी हो रहा है, उसके ऊपर इख्तलाफी नुक्ता नज़र भी सामने रखा जा रहा है, उस पीरियड में अगर कोई इस तरह की बात को ले कर उसको कन्फ्यूजन से इबारत करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन पार्टी में मुकम्मल जो है वो
रजा साहब, आज ज़ाहिर आपके पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने, मरियम नवाज साहिबा ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत के हवाले से बड़ी लाइन क्लियर ली है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस इजलास के फौरन बाद, क्योंकि आप भी मौजूद थे इजलास में, बड़ी क्लियर लाइन ली है। जरा मैं सुनवा दूंगा आवाम को, जरा देखिएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। तो राजा साहब, ये बड़ा वाजे हो गया कि आप लोगों ने बड़ी वाजे पोजीशन ली है, मरियम नवाज ने, शाहिद खान अब्बासी ने और मौलाना ने पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी वाजे पोजीशन ली है। आप कहते हैं शो कॉज का जवाब दें, वो कहते हैं कि जी शो कॉज फाड़ के फेंक दिया है, उस पर माफ़ी मांगे। तो अब पीपल्स पार्टी के लिए दरवाजे बंद है ना, एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर शहबाज शरीफ साहब फिर पार्लियामेंट के अंदर ही पीपल्स पार्टी को साथ लेकर और अपोजिशन करेंगे। पीडीएम एक इनइफेक्टिव हो गई है, पीडीएम अब आगे कोई उसका रोल नहीं रह गया। नहीं, देखें शाहजेब, अगर आप इस चीज़ को जो है वो इसको जिस तरह से, यानी जो फैक्चुअल पोजीशन है उसमें देखें, क्या पीडीएम ने निकाला है पीपल्स पार्टी को या एएनपी को? नहीं, पीपल्स पार्टी और एएनपी ने खुद जो है वो सरेंडर किए हैं पीडीएम के ओहदे। अब उसके बाद जो नोटिस दिया है, क्या नोटिस शाहिद खान अब्बासी ने दिया है या नोटिस जो है वो पीएमएलएन ने दिया है या मरियम नवाज साहबा ने दिया है? पीडीएम नोटिस जो है वो पीडीएम की 8 जमातों की सरबराही मीटिंग में मुत्तफ़िका फैसले के बाद जो है वो दिया गया है। अब उसको फाड़ा जो है वो पीपल्स पार्टी ने। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप नोटिस भी वापस लें और माफ़ी भी मांगे, जबकि पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो है उसका फैसला है कि आप इसका जवाब दें। मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलॉक जो है ये क्लियर होगा, और दोनों तरफ जो पोजीशन ली गई है उससे मैं समझता हूँ कि विड्रॉ होना जो है वो दोनों तरफ़ैन के लिए जो है वो मुश्किल है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे अपना अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करे, हम पार्लियामेंट के अंदर जो है उसके साथ भरपूर तावन करेंगे। पीडीएम जो पार्लियामेंट से बाहर अपना एक मौसर किरदार अदा करने जा रही है, इसके फ़ैसले होने जा रहे हैं। हम एक पूरी मुज़ाहमत के साथ भरपूर जो है वो एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे आने वाले हफ़्तों में, आने वाले दिनों में। और उसके साथ पीपल्स पार्टी जहाँ कहीं समझे कि वो तावन कर सकती है वो हमारे साथ तावन करे, हम वेलकम करेंगे। जहाँ वो नहीं करना चाहती वो ना करे। पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन जमात है और वो कोई पीडीएम से बाहर होके या एएनपी वो कोई गवर्नमेंट की अलाई नहीं बनने जा रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, राना साहब ने कंफर्म ही कर दिया कि जी जो डेडलॉक हो गया है उसके बाद मुमकिन नहीं होगा कि पीडीएम में वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, और हम पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ मिलकर करेंगे। पीडीएम अब अपना अलग लाएअमल ही आगे बढ़ाएगी। आप भी यही समझ रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि राना साहब ने जो आया वो अपना नुक्ता निगाह है, उनका नुक्ता नज़र है उनकी। पीडीएम विदाउट पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम एग्जिस्ट ही नहीं कर। ये हम ख्याल जमातों का इज्तिमा तो हो सकता है, लेकिन पीडीएम की बुनियाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एपीसी में रखेगी। और पीडीएम का जो चार्टर है, जो एक्शन प्लान है, उसमें कई दर्ज नहीं है कि कोई किसी को पार्टी पीडीएम के इत्तेहाद से निकाल सकता है। पीडीएम मुकम्मल तब है जब ये दोनों जमातें हों, तो फिर वो मुकम्मल है इत्तेहाद, और जो उनका चार्टर है उस पर अमल हो सकता है। बाकी अगर कोई हम ख्याल जमातें अपोजिशन की इकट्ठी होती है तो मैं उसको पीडीएम नहीं समझता, और ना ये बात हो सकती है कि जी हम पीडीएम में वापस आ रहे हैं। बात यह है कि जो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हुआ, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ रेजिग्नेशन से, और रेजिग्नेशन को मुंसलिक किसने किया? पीडीएम की दीगर जमातों ने नहीं। पीडीएम की 16 मार्च की मीटिंग से पहले नवाज साहब और मौलाना फजल रहमान साहब अनाउंस कर बैठे लॉन्ग मार्च 26 को जो हो रहा है, उनके साथ मुंसलिक कर दिया रेजिग्नेशन को, जबकि ये किसी पीडीएम की मीटिंग में डिसीजन नहीं था। मेरा चैलेंज है पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि जो पीएमएलएन का फैसला हम वो समझेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की राय होगी, वो सदर हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पीडीएम फैसला करेगी, और फैसला मेरा नहीं होगा, नून लीग करेगी। अब नून लीग में भी अक्सरियती राय आपके सामने है। मौलाना ने भी आज मीडिया से बात करते हुए फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है। तो फिर ये राहें जुदा ही समझी जाएँ कम से कम पीडीएम की हद तक, और पार्लियामेंट के अंदर आप क्या फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जो उनकी ऑफर है वो करेंगे अपोजिशन? देखें, मैं गुजारिश है कि आज पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब सरबराही इजलास अब जाएंगे, कल जो सरबराही इजलास हो रहा है, जो जिसको मैं पीडीएम का नहीं समझता,
लेकिन जब सरबराह इजलास पहले होते थे तो शहबाज शरीफ साहब जेल पे थे और उनकी नमाजी नवाज शरीफ साहब करती थी, शायद खान आते थे, एहसन इकबाल आते थे। और फिर जो कल इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने वो भी आपके सामने है। देखिए बात है अपोजिशन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी रहता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जाता है, मीडिएशन भी होती है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा इट इज ओपन टू डायलॉग। पीपल्स पार्टी की ऐसी जमात है। हाँ, जहाँ तक पार्लियामान का है बिलाशुबा हम ने वोट किया, हमने बिल्कुल उसको एंडोर्स किया शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन। और हम समझते हैं कि जो दिन जो मीटिंग हुई इशाइया शहबाज शरीफ साहब ने, यूसुफ गिलानी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट पे, उनको भी मदऊ किया, वो भी वहाँ शरीक हुए। सियासत में गुफ्तो शनीद रहती है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आराम पर बात करेंगे। 71% के करीब वो पॉजिटिव आए हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के। ये भी बता दूं कि ये बच्चों में ज़्यादा उन्होंने देखा है कि साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बच्चों में उन्हें ज़्यादा मिली है और ये 2 साल की कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा मिला है। और कुछ हमारे बच्चे दाखिल भी हुए थे अस्पताल में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के साथ। और सिंस इनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता तो ये इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं। इनकी हिफाजत करते हुए आप ज़रूर आप बड़ों को चाहिए कि वैक्सीनेट अपने पूरे घर को करवाएं ताकि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हों। कोरोना के फैलाव में कमी आई है मगर वैक्सीन लगवाना लाजमी है, एहतियात करना लाजमी है। साउथ अफ्रीकी वायरस के हवाले से वो बता रही थी। साथ में जो इंडियन वायरस है वेरिएंट है उसकी भी बातें हो रही हैं। हमारे साथ फैसल सुल्तान साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत। फैसल सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त ये कंसर्न है, ज़ाहिर है फैलाव में कमी आई है कोरोना के, मगर जब इंडियन वेरिएंट की बात होना, साउथ अफ्रीकी वेरिएंट की बात होना, ये कंसर्न है कि ये फैल सकता है अभी भी? जी, तमाम वेरिएंट्स का फैलाव या उनकी मौजूदगी जो है वो एक तशवीश की वजह तो ज़रूर होता है, लेकिन साथ ये भी याद कराता चलूँ कि हमेशा जब ये सवाल उठा है तो मैंने कोशिश की है ये बताने की और एक्सप्लेन करने की कि वेरिएंट्स जो है ना जी वो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। जब वायरस होता है तो उसमें एक तब्दीली वेरिएशन जो है वो आती है और जब ऐसी वेरिएशन कुछ मनफी कैरेक्टरिस्टिक्स रखे तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन इन तमाम वेरिएंट्स ये एक्साम जो हैं वायरस की, इनको डील करने के तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसे हैं और उसमें सबसे जो कॉमन मुश्तरक चीज़ें हैं वो वही एहतियात, मास्क, फासला, वैक्सीनेशन। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम काबू रखेंगे और इससे भी इंशाल्लाह सुरखरू होंगे इस मरहले से। मतलब अगर वैक्सीनेशन में एक मसला है, 19 साल से ऊपर के लोगों के लिए कह दिया गया रजिस्टर कराएं, 30 साल से ऊपर के लिए वॉक इन कर दिया गया। ज़ाहिर पाकिस्तान के पास इतनी वैक्सीन नहीं है मगर दुनिया के चंद ममालिक है जिनमें 19 साल से ऊपर के लोग लगवा सकेंगे, यानी कि लोग लगवा नहीं रहे हैं वैक्सीन। ये भी खबर आई कि सिंध में तो कोई 1 लाख लोग अपना सेकेंड डोज लगवाने के लिए नहीं आए। तो ये क्या वजह है? क्या लोग नहीं मान रहे हैं? तो बेहतर होगा कि कंपलसरी किया जाए कि जी सरकारी दफातर में अगर किसी को काम है तो अगर वैक्सीन लगवाई होगी तो काम होगा। प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि जी उनके दफातर में जो लोग हैं उनको कंपलसरी किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, जो ये मरहला था ना अब तक जो वैक्सीनेशन का, उसका जो पिवट था, जो उसकी मेन इन्हिसार था जिस चीज़ पे, वो ये था कि अपने आप को आप आइडेंटिफाई करें, खुद सामने से आएँ, खुद आएँ, वॉलंटियर करें। यानी इसका जो मुकम्मल इन्हिसार था वो इस चीज़ पे था कि वैक्सीन के लिए आप अपने आप को पेश करें और आएँ और लगवाएं। अक्सर औकात ये कौन लोग थे जो आ रहे थे, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, जो वबा के बारे में अपने आप को एट रिस्क समझते थे और इसके अलावा उनको मालूमात थी और ख्याल था कि उनके दाएं बाएं ये बीमारी फैली है या उन्होंने देखी है, चुनाचे वो सामने आ रहे थे। इस मरहले में जो सेकंड वैक्सीनेशन का रेट यानी सेकंड डोज का, वो इतना बुरा नहीं रहा। हमारे यहाँ जनरली 80% से ऊपर लोग अपनी दूसरी डोज लगवाने आए हैं। बहुत से ममालिक में, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ममालिक में भी ये फिगर कई दफ़ा इससे कम रही है, तो वो बात नहीं। लेकिन जो अब मरहला आ रहा है वो बिल्कुल यही है जैसे आपने बताया कि अब हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ लाइन ऑफ वर्क, उसके अलावा लार्ज एम्प्लॉयर्स, इन सब के पास हम जा रहे हैं और जाएंगे और आप अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि हम उधर भी रीच आउट करेंगे ताकि इसकी मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो हमारी। अभी 6.7 मिलियन आज के हिसाब से हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये और हर रोज़ आजकल जो रेट है वो बड़ा अच्छा हो गया। तकरीबन हर रोज़
3 लाख से ज़्यादा डोजेज लग रही हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये रोज़ाना का जो वैक्सीनेशन का रेट है ये 5 लाख के करीब जाए तो हम अपने हदफ को, टारगेट को मीट करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया और सबकी सुनी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।